दोस्तों, क्या आप भी अपना टैक्स बचाने की सोच रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचाएं? तो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर दो टाइप के स्लैब रेट रखे हुए हैं। एक तो है ओल्ड स्लैब रेट, जिसके अंदर आप डिडक्शंस, एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप न्यू स्लैब रेट में भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशन तो नहीं मिलेंगे, बल्कि आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर स्लैब रेट के हिसाब से कम की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर सेक्शन 80C के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोग यहां पर जो टैक्स सेविंग की बात आती है, टैक्स इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो यहां पर सेक्शन 80C के अंदर दी गई लिस्ट के अंदर ही ज्यादातर निवेश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लेना, या फिर म्यूचुअल फंड ELSS स्कीम के अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट करना, या PPF अकाउंट के अंदर, सीनियर सिटीजन के अंदर, या फिर 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट के अंदर निवेश करना। इसके अलावा भी बहुत सारी यहां पर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है सेक्शन 80C के अंदर दिए गए, जहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम यहां पर मिला ले सेक्शन 80CC-D, यानी यहां पर अगर आप NPS के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वॉलंटरली अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 50,000 का एडिशनल और यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं, यानी ओवरऑल डिडक्शन आप 2 लाख तक का ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्या 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट या 2 लाख तक का डिडक्शन आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है? तो यहां पर क्या ये इनफ है? क्या इतना ही काफी है? नहीं दोस्तों, इतना काफी नहीं है। अगर आपकी ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उस केस में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट या 2 लाख का डिडक्शन आपके लिए काफी नहीं होगा। इसके अलावा यानी सेक्शन 80C के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए गए, डिडक्शंस दिए गए, जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम यहां पर आपको ऐसे 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताने वाले हैं, टैक्स सेविंग टूल बताने वाले, जो सेक्शन 80C यानी 2 लाख के अलावा भी अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अगर आप इनका डिडक्शन लेना चाहते हैं तो यहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट यानी डिडक्शंस यहां पर दिए गए हैं जो यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने वाले हैं सेक्शन 80C के अलावा। तो टैक्स सेविंग ऑप्शंस जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर 10 ऐसे कौन से टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स सेविंग ऑप्शन है, जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं सेक्शन 80C के अलावा। तो सेक्शन 80C के अलावा कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं, बात करते हैं सेक्शन 80CC-D यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड किया जाता है। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर नोटिफिकेशन है, जहां पर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर तो यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड कर दिया जाएगा सेक्शन 80CC-D के तहत। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां पर आप 3 तरह के कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आप अगर आप एम्प्लॉय है तो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पेंशन स्कीम के अंदर। अगर आप एम्प्लॉयर है तो भी यहां पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको कंट्रीब्यूशन करेंगे यहां पर आपको सेक्शन 80C के तहत यहां पर जो लिमिटेड 1.5 लाख की ओवरऑल लिमिट है वो रेस्ट्रिक्टेड रखी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो यहां पर दिया गया है सेल्फ कंट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर के अलावा अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर या फिर अटल पेंशन स्कीम के अंदर, योजना के अंदर, तो इस केस में आपको 50,000 का एडिशनल यहां पर डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80CC-D सब सेक्शन 1B के तहत। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, सेल्फ खुद से भी अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपए का, जो आपको सेक्शन 80C के अलावा यानी 1.5 लाख के अलावा ये 50,000 का डिडक्शन यहां पर अलाउड किया जाएगा। दोस्तों, आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम पेड करते हैं, तो यहां पर आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड किया जाएगा। आपकी टैक्स लायबिलिटी को आप कम कर सकते हैं सेक्शन 80D के तहत। कितना कम कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहां पर आपने खुद के लिए लिया, जिसके अंदर आप खुद आ जाते हैं, आपकी स्पाउस आ जाती है यानी आपकी पत्नी आ जाती है, एंड आपका बच्चा अगर आप पे डिपेंडेंट है तो वो भी यहां पर आ जाते हैं, तो 25,000 तक यहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी साथ में ले लिया तो उस केस में भी 25,000 का आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके केस में 25,000 की लिमिट बढ़कर 50,000 कर दी जाएगी।
तो यहां पर आपका जो है टोटल ओवरऑल डिडक्शन 50,000 नहीं बल्कि 75,000 कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहां पर अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो दोनों ही केस में 50 से 50,000 अलाउड किया जाएगा, यानी 1 लाख तक आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहां पर अगर आप हेल्थ चेकअप करवाते हैं, एक्सपेंडिचर करवाते हैं तो 5,000 रुपए जो है हेल्थ चेकअप पर आपको अलाउड किए जाएंगे, लेकिन ये लिमिट जो है वो ओवरऑल जो लिमिट हमने आपको बताई थी 25,000 रुपए जिसके अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 5,000 तो आपने हेल्थ चेकअप के लिए क्लेम कर लिए, बाकी के जो 20,000 है 25 में से जो 20,000 है वो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए क्लेम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा सिर्फ यहां पर आपको कैश में हेल्थ चेकअप जो 5,000 है वही अलाउड होगा। इसके अलावा जो भी आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपको यहां पर कैश के अलावा और अदर मोड में यहां पर पेमेंट करनी रहेगी। तो यहां पर सेक्शन 80D का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर कोई आपके पर डिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंट है जिसको डिसेबिलिटी है या फिर यहां पर हैंडीकैप पर्सन है जिसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। दोस्तों 75,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन आप ले सकते हैं अगर आपके कोई रिलेटिव फैमिली मेंबर है जो डिपेंडेंट है आप पे और उनको हैंडीकैप है या फिर वो डिसेबल है, तो उस केस में 75,000 का अगर आप इस अमाउंट जितना भी आप स्पेंड करते हैं अपनी इनकम से, जितना भी पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं, तो यहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए 75,000 तक का यहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर डिसेबिलिटी हैंडीकैप अगर 80% से ज्यादा है, सीवियर डिसेबिलिटी है यानी 80% से ज्यादा वो डिसेबल है, तो उस केस में यहां पर आप 1,25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो यहां पर आप पे डिपेंडेंट है, डिसेबल है, तो आप 75,000 का फ्लैट डिडक्शन ले सकते हैं। या आप वेलबींग करवा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उन्हें रखवा रहे हैं जिसके लिए आप खर्चा करते हैं, तो यहां पर आप 75,000 फ्लैट डिडक्शन ले लीजिए। बट अगर वो 80% से ज्यादा सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का आप डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, खुद पर करवाते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाते हैं या डिपेंडेंट पे भी करवाते हैं अगर, तो यहां पर सेक्शन 80DD-B के तहत यहां पर अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज हुई है, इलनेस हुआ है, तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। हमने 80DD की पहले बात करी थी जिसके अंदर यहां पर आप डिपेंडेंट पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन 80DD-B के तहत आप खुद पर अगर यहां पर सेल्फ पर या फिर आप डिपेंडेंट पर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज है, तो उस केस में यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। कितना अलाउड किया जाएगा दोस्तों? यहां पर 40,000 रुपए आप फ्लैट डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर आप जो है 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपने अपने फैमिली मेंबर पे खुद के लिए अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो गई है, आपको इलनेस हो गई है, जैसे कि कैंसर हो गया, एड्स हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है या क्रॉनिक रीनल डिजीज है, इनके अलावा बहुत सारे डिजीज है जो स्पेसिफाइड डिजीज है, 40% से ज्यादा की आपको स्पेसिफाइड डिजीज है, तो उस केस में आप 40,000 रुपए तक का, अगर आप इंडिविजुअल है, आपकी एज 60 साल से कम है, तो 40,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप सीनियर सिटीजन है जहां पर आपकी एज 60 से 80 साल के अंदर है और सुपर सीनियर सिटीजन है जहां पर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है, तो उस केस में आप 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उस पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80E के तहत अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो यहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कितना ले सकते हैं आइए जानते हैं। तो यहां पर अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, एजुकेशन लोन लिया है, हायर स्टडीज के लिए है, खुद के लिए लिया है या आपके रिलेटिव्स के लिए लिया है, तो ध्यान रखिएगा जो भी आप EMI पे कर रहे हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट का जो पोर्शन है उसका डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। कितना अलाउड किया जाएगा सर? तो पूरे साल के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपने लिया 100% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेना होगा और सर्टिफिकेट के अंदर आपको यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट है जो भी आपने रीपेमेंट किया है और जो इंटरेस्ट पोर्शन है यहां पर दोनों ही सेपरेट दिखाने होंगे। तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट पोर्शन होगा जिस पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर प्रिंसिपल जो रीपेमेंट है यानी आपको सिर्फ ब्याज की ही छूट दी जाएगी, आपको जो मूल है उसकी छूट नहीं दी जाएगी। तो यहां पर जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसकी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आपका जो लोन है वो चाहे तो सिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड भी हो सकता है और पहले के 8 साल में ही यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा जब आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया, यानी फर्स्ट 8 ईयर्स ही आपको यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाए। इसके बाद अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं, हायर स्टडीज के लिए लोन लेते हैं, सेक्शन 80E के तहत यहां पर
पहले के 8 साल में आपको 100% जितना भी इंटरेस्ट हो, चाहे 1 लाख रुपया हो, 2 लाख रुपया हो, कोई लिमिट नहीं है। पूरे साल के अंदर जो भी एजुकेशन लोन है जिसका इंटरेस्ट यानी ब्याज आप चुका रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन आप ATE के तहत ले सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप लोन पर लेते हैं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट टाइम होम बायर है, तो इस केस में अगर आप लोन पर ले रहे हैं और जो ब्याज चुका रहे, इंटरेस्ट चुका रहे, जिसका डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। दोस्तों यहां पर आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 16-17 के अंदर, यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप होम बायर होने चाहिए। यहां पर जो घर की अमाउंट है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, लोन की अमाउंट 35 लाख से कम होनी चाहिए। तो यहां पर पूरे साल के अंदर जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जब तक आपका लोन चलता रहेगा तब तक आप 50,000 का यहां पर सेक्शन 80EE के तहत छूट ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप घर लेते हैं तो 3 सेक्शंस के अंदर यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले 24B की बात कर लेते हैं, जहां पर अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख तक का एग्जम्पशन आपको मिलता है। अगर लेट आउट है तो कोई भी लिमिट नहीं है, जहां पर आप ब्याज का 2 लाख तक का सेल्फ ऑक्यूपाइड में ले सकते हैं और विदाउट लिमिट यहां पर लेट आउट के अंदर ले सकते हैं, यानी कितना भी ब्याज क्यों ना हो। यहां पर अगर आपने लेट आउट कर दिए प्रॉपर्टी को 24B के अंदर, आप कितना भी डिडक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सेक्शन 80C के अंदर अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं तो यहां पर 1.5 लाख का बेनिफिट दोनों ही केस में ले सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी और लेट आउट में भी। और यहां पर एडिशनल बेनिफिट यहां पर आपको इंटरेस्ट का दिया गया है सेक्शन 80EE के अंदर, जहां पर 50-50 हजार का दोनों ही केस में यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो अच्छा खासा डिडक्शन यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया उसका तो आपको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा, इसी के साथ यहां पर इंटरेस्ट का भी यानी ब्याज का भी डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाता है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7 पॉइंट पे। तो सेक्शन 80EE यहां पर अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं, तो यहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो भी ब्याज अगर आप लोन पे लेते हैं तो जो भी ब्याज है उसकी छूट आप ले सकते हैं, 1.5 लाख तक का ब्याज तक की आप छूट ले सकते हैं। दोस्तों हमने आपको सेक्शन 80EE के बारे में बताया था, जिसके अंदर यहां पर आप 50,000 की छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन 80EE के अंदर अगर यहां पर क्लेम करते हैं डिडक्शन, तो यहां पर आपको सेक्शन 80EE का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ आपका लोन जो है वो सैंक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए टाइम पीरियड यहां पर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक दिया गया। तो अगर आपका लोन उस समय सैंक्शन हो चुका है तो आज भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जब तक आप लोन रीपे नहीं कर देते पूरा का पूरा, आज भी आप जो है 1.5 लाख तक का बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो सेक्शन 80EE अगर कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है, कुछ कंडीशंस है जो आपको यहां पर सेक्शन के अंदर कंप्लाई करनी पड़ेगी। इसके कितना का यहां पर जो लोन अमाउंट होना चाहिए, कितने का घर होना चाहिए, लोन जो सैंक्शन हुआ है वो यहां पर पीरियड हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप 1.5 लाख तक का यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आ जाते हैं अपने 8 पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने की सोच रहे हैं, लोन पे लेते हैं और अगर उसका ब्याज अगर आप चुकाते हैं तो 1.5 लाख तक का आपको यहां पर छूट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस पे आपने लोन लिया है वो लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, यानी ये आखिरी महीना है आपका लोन लेने के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जल्द से जल्द परचेज कर लिए, लोन सैंक्शन करवा लीजिए। तो यहां पर 31 मार्च 2023 से पहले अगर लोन सैंक्शन करवा लेते हैं तो यहां पर जब तक आप लोन का रीपेमेंट करेंगे तब तक आपको ब्याज की छूट मिलती रहेगी 1.5 लाख रुपए तक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सेक्शन 80EE के तहत यहां पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 9th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप सेक्शन 80G की बात करें तो डोनेशन अगर आप करते हैं तो उस पर भी डिडक्शन आपको अलाउड किया जाता है। अगर आपने किसी भी प्रिस्क्राइब फंड में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और भी बहुत सारे ऐसे फंड, राजीव गांधी फंड, इंदिरा गांधी फंड, इन सभी फंड्स के अंदर या फिर कोई अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप डोनेशन करते हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड किया जाएगा। दोस्तों कितना किया जाएगा कि कुछ केस के अंदर यहां पर 100% आपको अलाउड किया जाएगा, लेकिन कुछ केस के अंदर आपको 50% ही अलाउड किया जाता है। इसी के साथ जो भी आप डोनेशन दे रहे हैं सिर्फ 2,000 रुपए तक ही कैश अलाउड किया जाएगा। 2,000 से ज्यादा का अगर आप डोनेशन देते हैं कैश में तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी आपको जो डोनेशन देना वो कैश में नहीं देना है। 2,000 तक यहां पर अलाउड किया गया है। तो दोस्तों सेक्शन 80G के तहत जितना भी आप डोनेशन देंगे यहां पर आपको डिडक्शन जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने वाला है। दोस्तों आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे। तो यहां पर सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TB दोनों के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, तो उस पर अगर ब्याज जो आपको मिलता है तो यहां पर अगर आप 80TTA की बात करें, नॉन सीनियर सिटीजन है तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो ब्याज आपको मिल रहा है 10,000 तक का आपको छूट मिल जाती है। तो यहां पर आपको कोई भी फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन 80TB के अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आपका डिपॉजिट से पैसा आता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, फिक्स डिपॉजिट क्यों ना हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट क्यों ना हो, तो जो भी ब्याज आपको
मिल रहा है वो यहां पर आपको 50,000 तक की छूट सीधे सीधे यहां पर दे देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक जो है इस लिमिट तक आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। तो आपको यहां पर जो बैंक को अगर आपका इंटरेस्ट जो इससे ज्यादा अगर जाता है, एक्सीड कर जाता है, लिमिट से ज्यादा जाता है, तो उस केस में आपको बैंक को डिक्लेरेशन देना होता है फॉर्म 15G और 15H, जिसके तहत बैंक आपका डिडक्शन यहां पर टीडीएस नहीं करेगा। अगर आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी अगर नील आती है तो उस केस में यहां पर अगर आपका ब्याज 10,000 या 50,000 से ज्यादा जाता है तो आपको यहां पर बैंक को जो है डिक्लेरेशन देना होता है। तो दोस्तों यहां पर ATTT A और ATTT B के तहत भी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी यहां पर कम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा 10 ऐसे टैक्स सेविंग ऑप्शन, दो आप सेक्शन 80C के अलावा भी अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां पर अगर डिडक्शन क्लेम करते हैं तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी आराम से यहां पर कम हो सकती है। सेक्शन 80C के अंदर तो यहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इसके अलावा भी इन सभी सेक्शंस के अंदर आपको अच्छा खासा यहां पर जो टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।